Now, when these two springs are connected in parallel, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और दूसरी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, they are connected in parallel. The two springs, they are connected in parallel और इन दोनों स्प्रिंग पर फोर्स F, एलोंगेटिव फोर्स F लगाया गया और इस एलोंगेटिव फोर्स F लगाने से कुछ एलोंगेशन X हो गया है। इन दोनों स्प्रिंग पर एलोंगेटिव फोर्स F लगाने से इसका कुछ एलोंगेशन X हो गया है। हम चाहते हैं कि एक इक्विवेलेंट सिस्टम बना दे, एक ऐसा इक्विवेलेंट सिस्टम जिसमें सिंगल स्प्रिंग हो, उस सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K हो, उस पर भी जब इतना ही फोर्स लगाएं तो उसका भी एलोंगेशन X ही होना चाहिए। फोर्स F लगाने पर एलोंगेशन उतना ही जितना इस कॉम्बिनेशन का है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ऐसा हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, इधर जबकि दो स्प्रिंग पैरेलल में। हम कहते हैं इन दोनों स्प्रिंग को अलग अलग करके सोचे। यह स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इस पर फोर्स F1 और एलोंगेशन X ही होगा, और यह दूसरी स्प्रिंग इस पर फोर्स F2, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 और एलोंगेशन X, क्योंकि पैरेलल है, since they are parallel, hence elongation in both the spring would be same. सीरीज कनेक्शन में फोर्स सेम होता है, पैरेलल कनेक्शन में एलोंगेशन सेम होगा। इसके लिए हम लिखेंगे F1 is equal to K1X और इसके लिए हम लिखेंगे F2 equal to K2X, and we will say this total force F would be equal to F1 plus F2 और total force F is equal to K1X plus K2X और force F equal to K1 plus K2 into X। हम यह लिख सकते हैं, जबकि इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग के लिए हम लिखेंगे फोर्स F equal to Kx। Now we compare this two equation। यदि यह जो पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग है, इस कॉम्बिनेशन का यह इक्विवेलेंट सिस्टम है, तो यह दोनों इक्वेशन कंपैरेबल होनी चाहिए। दोनों में टोटल फोर्स F लगा हुआ, दोनों में एलोंगेशन X। हम कंक्लूड करते हैं द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट वुड बी K1 प्लस K2। यदि दो स्प्रिंग इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इट्स सम ऑफ द इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस इज फॉर पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। दिस इज फॉर पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। मैं इन दोनों आर्टिकल को समअप कर देता हूं, इधर लिख देता हूं। पहले ऐसे लिख लीजिए प्लीज। मैं कहता हूं सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग मतलब इस तरीके से दो या दो से अधिक स्प्रिंग यदि सीरीज में कनेक्ट कर दी जाए, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K3, then this series connection of a spring
can be replaced by a single spring having spring constant K. This is equivalent to this, where this K would be given by 1 by K is equal to 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3. This is when spring connected in series. Then parallel connection of spring. यदि दो या दो से अधिक स्प्रिंग इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाए, यह एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, यह दूसरे स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और यह तीसरी स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K3. तो इसे हम एक सिंगल स्प्रिंग के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K होएगा, where this K must be given by K1 plus K2 plus K3. This is for the series connection of spring and this is for the parallel connection of spring. हमेशा इस आर्टिकल को दिमाग में रखें, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम हम जब इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे तो कई प्रॉब्लम में दो या दो से अधिक स्प्रिंग को सीरीज में, कई प्रॉब्लम में दो या दो से अधिक स्प्रिंग को पैरेलल में, और कई जगह पर सीरीज पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करा जा सकता है. वहां पर इस तरह का कंसेप्ट आपको लगाना होगा. मैं कुछ दो चार इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम तो भी क्लास में कराऊंगा ही, पहले से नोट डाउन करें. अब मैं स्प्रिंग को काटना, यदि एक स्प्रिंग को काटा जाएगा तो क्या होगा वह समझाऊंगा, पहले से नोट डाउन कर लीजिए. और स्प्रिंग को काटने के लिए मैं ये आर्टिकल का इस्तेमाल करूंगा. नाउ इफ spring is cut into two half. यह एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है. इस स्प्रिंग को काट दिया जाए और इसके दो हिस्से कर दिए जाएं और दोनों बराबर हिस्से. इफ दिस स्प्रिंग इज कट इनटू टू हाफ एंड नाउ द टू हाफ हैव गॉट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ K डैश. नाउ हाउ कैन वी रिलेट दिस K एंड K डैश? सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K था और इसके दो आधे हिस्से जब कर दिए तो उसका, इसकी लेंथ L थी, इसकी लेंथ L/2, इसकी लेंथ L/2. तो अब इन दोनों हिस्सों का स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश और इस K में क्या रिलेशनशिप होगा, इसे समझने के लिए हम इस आर्टिकल को देखते हैं. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्प्रिंग इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसको उस पर स्ट्रेस लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, कुछ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है. द फोर्स, द एलोंगेटेड फोर्स दैट वी अप्लाई अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया. और इस तरह से स्ट्रेस लगाने से उसमें स्ट्रेन आता है. स्ट्रेन मतलब उसमें एलोंगेशन आता है. देयर इज एलोंगेशन एंड देयर इज द नेचुरल लेंथ. एक्स इज एलोंगेशन एंड एल इज नेचुरल लेंथ. मैंने इसको रीअरेंज करा, फोर्स इक्वल टू गामा ए बाय एल. और ये जो फोर्स इक्वल टू गामा ए बाय एल इंटू एक्स है, इसी को हम फोर्स इक्वल टू के एक्स कह रहे हैं. और इधर से हमें बिल्कुल साफ हो जाता है दैट दिस के इज गामा ए बाय एल. अब जरा सोचिए, जब हम स्प्रिंग को दो पार्ट में काट रहे हैं तो क्या गामा में कोई फर्क हो रहा है? नहीं. तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई फर्क हो रहा है? नहीं. तो फर्क किस में आ रहा है? एल. और आप देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ spring is inversely proportional to its length. Spring constant of a spring is inversely proportional to its length. यदि इसका spring constant K है
तो इसे दो बराबर हिस्सों में काट देने के बाद लेंथ जब आधी हो जाएगी तो दोनों हाफ का स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2K। यदि मैं इस स्प्रिंग को तीन हिस्सों में तोड़ दूं, L/3, यदि मैं इस स्प्रिंग को तीन हिस्सों में तोड़ दूं और एक एक हिस्सा L/3 लेंथ का है, तब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K'। और जानते हैं या K'' क्या होगा? लेंथ अब 1/3 कर दी गई है, लेंथ 1/3 कर देने से स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा। K'' वुड बी 3K। और यदि मैं स्प्रिंग को n पार्ट्स में तोड़ दूं, L/n, तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट यदि मैं लिखूं K0 और Kn लिख दूं, Kn, तो यह जो Kn होगा, this Kn would be n times of K, n times of this spring constant K. This if spring is cut, if spring is cut, इधर मैंने into 2 halves समझाया, फिर into 3 equal part, then into n equal parts। इस तरीके से स्प्रिंग को काटने पर उसके अलग अलग पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग के बारे में यह सारी बात देखने के बाद अब मैं 3-4 अलग अलग स्प्रिंग मास सिस्टम बताता हूं और उनके स्प्रिंग कांस्टेंट को हम रिलेट करके उस सिस्टम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी लिखने की कोशिश करेंगे। यहां तक चीजें नोट डाउन कर लीजिए। अब अलग अलग तरह के स्प्रिंग मास सिस्टम देखिए। अब मैं अलग अलग स्प्रिंग मास सिस्टम देता हूं। इन स्प्रिंग मास सिस्टम को देखकर राइट द एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। मैं नीचे स्प्रिंग मास सिस्टम बना रहा हूं। सबसे पहले यह एक स्प्रिंग मास सिस्टम, वेल नोन, फेमिलियर। दूसरा यह एक स्प्रिंग मास सिस्टम। द थर्ड इज this spring mass system having the two springs connected in series and kept on a horizontal surface, and the third is this spring mass system having the two springs connected in parallel and kept vertical. Here we have got two springs connected in parallel and kept vertical like this, having a spring constant of K1 and a spring constant of K2, and lastly a system where we have got two springs and a mass kept in between them
like this. This is mass m. All surface are smooth. Assume all horizontal surface smooth and all spring massless. सारी स्प्रिंग massless है. इधर मैं लिख देता हूं, स्प्रिंग इज massless. स्प्रिंग के नीचे लिख रहा हूं massless. इस 5 तरह के मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम दिए हैं. राइट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड फॉर ऑल दिस स्प्रिंग मास सिस्टम. इसमें जो स्प्रिंग है वहां मासलेस है एंड मास इज अ पॉइंट मास. ये जो मास है यहां पॉइंट मास है. ऑल सरफेस आर, ऑल हॉरिजॉन्टल सरफेस आर स्मूथ. इस केस में यहां मास m एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है, तो हमने कई बार देख रखा है, सीधा सीधा लिख लीजिए. और बाकी सबके लिए सोचिए कि यदि यही सिस्टम वर्टिकल पोजीशन पर होगा तब क्या होगा. यही सिस्टम 2 स्प्रिंग यदि सीरीज में लगी हुई हो तब क्या होगा, 2 स्प्रिंग यदि पैरेलल में रखी हो तब क्या होगा, और मास यदि इन दोनों स्प्रिंग के बीच में इस तरह से हो K1 K2. इस सिचुएशन में जो SHM होगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा. पहले बड़े ध्यान से इन 5 सिस्टम को आप देखिए और आप सोचिए. मैं 3 से 4 मिनट का समय दूंगा और फिर समझाना चालू कर दूंगा. फटाफट लिखिए. चलिए मैं इन सभी सिस्टम के आंसर बताता हूं. पहला सिस्टम तो बड़ा ही आसान है. ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ K बाय M. फ्रीक्वेंसी इज 1 by 2 pi under root of K by M and time period is 2 pi under root of M by K. यह जो पहला सिचुएशन है इसे हम ऑलरेडी जानते हैं, यह मैंने सॉल्व करना सिखा रखा है. ये तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिया है मैंने, बाकी के आगे सिस्टम्स के लिए. अब वर्टिकल सिस्टम हो, स्प्रिंग इस तरह से वर्टिकल हो और मास लटक रहा हो, ऐसी सिचुएशन में जब हम इन मास को हल्का सा मूव करवाएंगे तो यह मास इस तरह से ऊपर नीचे होने लगेगा, इस तरीके से SHM करने लगेगा. तो उस SHM की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा. मैं कहता हूं कोई फर्क नहीं होएगा. जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का है वही की वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी अंडर रूट K बाय M. फ्रीक्वेंसी भी वही की वही 1 by 2 pi अंडर रूट ऑफ K बाय M और टाइम पीरियड भी वही 2 pi अंडर रूट ऑफ M बाय K. नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन दिस सिचुएशन. तो फिर फर्क क्या आएगा. मैं कहता हूं फर्क आएगा सिर्फ मीन पोजीशन में. फर्क सिर्फ मीन पोजीशन में आएगा. और वो क्या होगा, मीन पोजीशन वुड बी स्लाइटली डाउन एज कंपेयर टू इट्स नेचुरल लेंथ. कितना डाउन होगी. हम कहते हैं at mean position Kx naught is equal to mg, x naught is equal to mg by k. मीन पोजीशन यह होगी. मीन पोजीशन सिर्फ x naught से नीचे होगी. यह स्प्रिंग L प्लस x नॉट पर होएगा एट मीन पोजीशन. सिर्फ मीन पोजीशन में ही फर्क आएगा और कुछ भी नहीं. इधर मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पर होगी, जबकि इधर मीन पोजीशन L प्लस एक्स नॉट लेंथ पर होगी. और L प्लस एक्स नॉट लेंथ की मीन पोजीशन से यह SHM करेगा
उस SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड यही रहना है, कोई फर्क नहीं आना है। यू कैन प्रूव इट। आप इसे चाहे तो एनर्जी कंसेप्ट से प्रूव कर सकते हैं, आप इसे चाहे तो डायनामिक्स के कंसेप्ट से प्रूव कर सकते हैं। मैं पहले सारे आंसर लिख देता हूं, फिर इसे भी प्रूव करने पर जरूर आता हूं। पहले इसका आंसर लिख देता हूं। हम कहते हैं दिस सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। इफ दिस इज सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग, दिस सिचुएशन कैन बी, मैं अलग अलग कलर्स में सॉल्व करता हूं। यह जो सिचुएशन है इसको कुछ इस तरीके से विजुलाइज करा जा सकता है एज अ सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग। यह एक सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग बना दी और मास m, और यह जो सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, एंड दैट इज गिवन बाय 1 by K1 plus 1 by K2 equal to 1 by K, or the K is K1 plus K2 upon K1 plus K2। यह एक सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, where K is given by this। और अब आगे एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, ओमेगा फॉर दिस सिस्टम इज अंडर रूट ऑफ K1 plus K2 upon K1 into K2 upon K1 into K2 upon K1 plus K2 into M। Frequency would be 1 by 2 pi into under root of K1 K2 upon K1 plus K2 into M, and time period would be 2 pi under root of M into 1 by K1 plus 1 by K2. This would be the answer for this third situation. थर्ड सिचुएशन में हम यहां आंसर लिखेंगे। अब फोर्थ सिचुएशन में सीरीज स्प्रिंग कनेक्शन वाला कंसेप्ट लगा दिया। फोर्थ सिचुएशन में हम कहेंगे कि हम एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग बना लेंगे, सिंगल स्प्रिंग, और उसमें यह मास लटकाएंगे। यह इक्विवेलेंट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K होएगा, वेयर दिस स्प्रिंग कांस्टेंट K ऑफ इक्विवेलेंट स्प्रिंग वुड बी गिवन बाय K1 प्लस K2। और एक्सप्रेशन अब हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 अपॉन M। फ्रीक्वेंसी इज 1 by 2 pi अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 into M, and time period would be 2 pi under root of M upon K1 plus K2। इस सिचुएशन में हम यह सारे आंसर्स लिखेंगे, द आंसर टू द फोर्थ सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में सोचिए, मैं खास तो इस सिचुएशन को और आखिरी सिचुएशन को समझाऊंगा। सीरीज और पैरेलल वाली को तब मैं बिल्कुल साफ कर देता हूं, सीरीज और पैरेलल, क्योंकि सीरीज और पैरेलल में कोई खास बात मैंने नहीं बताई है। दो स्प्रिंग सीरीज में है तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K निकाल लिया और वह सब्स्टिट्यूट कर दिया, और दो स्प्रिंग पैरेलल में है तो दोनों पैरेलल स्प्रिंग के लिए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K निकाल लिया और वह K सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो थर्ड और फोर्थ तो मैं बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं मानता हूं, फर्स्ट तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए है। मैं यह फिफ्थ वाला थोड़ा एलाबोरेट में समझाऊंगा और सेकेंड वाला थोड़ा एलाबोरेट में समझाऊंगा। प्लीज, मैं थर्ड और फोर्थ को साफ करने जा रहा हूं, आई नीड सम स्पेस।